नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 17 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ये दिन हीमोफीलिया जैसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून जल्दी रुकता नहीं है। इसकी शुरुआत साल 1989 में हुई थी ताकि मरीजों को सही इलाज और केयर मिल सके। और साल 1982 में आज ही के दिन कनाडा ने अपना नया संविधान अपनाया था। इसके बाद कनाडा को पूरी तरह से अपने कानून बनाने की फ्रीडम मिल गई। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिश्तों को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। पीएम मोदी और ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर की अहम मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर के साथ उनकी बातचीत काफी प्रोडक्टिव रही। अब यहाँ एक खास बात समझिए, चांसलर स्टोकर ने ऑफिस संभालने के बाद यूरोप के बाहर अपनी पहली विजिट के लिए इंडिया को चुना है। इसका मतलब साफ है कि इंडिया ऑस्ट्रिया रिलेशंस को वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 40 सालों में पहली बार कोई ऑस्ट्रियन चांसलर इंडिया आया है और यह विजिट ऐसे समय पर हुई है जब हाल ही में इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे इंडिया और यूरोप के रिश्तों में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। यानी यह विजिट सिर्फ नॉर्मल मीटिंग नहीं है बल्कि फ्यूचर पार्टनरशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मानी जा रही है। इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच इस बार सिर्फ मीटिंग ही नहीं हुई है बल्कि कई बड़े एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं जो आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेंगे। सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिससे इंडिया और ऑस्ट्रिया मिलकर मूवीज बनाएंगे, क्रिएटिव एक्सचेंज होगा और कल्चरल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा। फिर एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म शुरू किया गया है जो दोनों देशों के कंपनीज और इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व करने में मदद करेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएगा। डिफेंस सेक्टर में भी कॉपरेशन बढ़ेगा। मिलिट्री ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और पॉलिसी लेवल पर डायलॉग होगा। काउंटर टेररिज्म के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की भी बात हुई है ताकि दोनों देश मिलकर टेररिज्म के खिलाफ काम कर सकें। फूड सेफ्टी पर भी एग्रीमेंट साइन हुआ है जिससे स्टैंडर्ड्स, रिसर्च और ट्रेड बेहतर होंगे। स्किल्स और वैकेशनल ट्रेनिंग पर भी फोकस है ताकि इंडियन क्वालिफिकेशंस को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिले। अब अनाउंसमेंट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और साइबर सिक्योरिटी में कॉपरेशन बढ़ेगा। इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को और मजबूत किया जाएगा। स्पेस सेक्टर में वीना में सेमिनार होगा और हाईटेक एरियाज जैसे एआई, क्वांटम, मशीन लर्निंग में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। एजुकेशन में भी न्यू डायलॉग शुरू किया गया है और ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडमिशन पोर्टल लॉन्च करेंगी। सब मिलाकर ये पार्टनरशिप अब सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रही बल्कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिफेंस और बिजनेस हर लेवल पर आगे बढ़ रही है। लोकसभा में एक ऐसा मुद्दा चर्चा में है जो सीधे देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि देश की 50% आबादी यानी महिलाओं को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नारी शक्ति देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है और पॉलिसी मेकिंग में उनकी भागीदारी बढ़ाना समय की मांग है। यह चर्चा 3 बड़े बिल्स को लेकर हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2026, डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। पीएम मोदी ने अपोजिशन से अपील की है कि इस हिस्टोरिक कदम को पॉलिटिकल रंग न दिया जाए क्योंकि इससे देश और डेमोक्रेसी दोनों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो इस कानून का विरोध करेंगे उन्हें भविष्य में इसका जवाब देना पड़ सकता है। अब विपक्ष की भी बात समझिए। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के रिजर्वेशन के पक्ष में है लेकिन इतनी जल्दी में बिल लाना सही नहीं है। वहीं गौरव गोगोई ने कहा कि रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन से जोड़ना गलत है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इसी बीच अर्जुन मेघवाल ने इन बिल्स को पेश करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह महिलाओं को पॉलिटिकल जस्टिस देने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 815 की जा सकती हैं जिसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगी। हालांकि सेंसस 2027 के आंकड़े देर से आएंगे, इसलिए फिलहाल 2011 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं को मजबूत करने और उन्हें डिसीजन मेकिंग में लाने के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष इम्प्लीमेंटेशन के तरीके पर सवाल उठा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि इस बहस के बाद संसद में क्या फैसला निकलता है और महिलाओं की भागीदारी को लेकर देश किस दिशा में आगे बढ़ता है।
इंडियन रेलवेज को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवेज का पूरा इकोसिस्टम अब एक फंडामेंटल शिफ्ट से गुजर चुका है, यानी पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा। अब चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं और इसका असर लोगों को साफ नज़र भी आ रहा है। उन्होंने यह बात एक आर्टिकल शेयर करते हुए कही जो रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लिखा है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडियन रेलवेज अब रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी के जरिए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है। मतलब अब फोकस सिर्फ ट्रेन चलाने पर नहीं है बल्कि सिस्टम को मॉडर्न बनाने पर है, जैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, नई टेक्नोलॉजी और इफिशिएंट सर्विसेज। धीरे धीरे रेलवेज एक नए लेवल पर पहुंच रहा है जहां पैसेंजर्स को पहले से बेहतर एक्सपीरियंस मिल रहा है। गुजरात की इकोनॉमी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जो दिखाता है कि राज्य कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भूपेंद्र पटेल ने बताया कि गुजरात अकेले भारत के जीडीपी में 8.3% योगदान देता है। साथ ही देश के 18% इंडस्ट्रियल आउटपुट और 31% एक्सपोर्ट्स भी गुजरात से आते हैं। उन्होंने ये बात गांधीनगर में आयोजित गुजरात एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी एक्सपो गेट 2026 के उद्घाटन के दौरान कही। यह एक्सपो 16 से 18 अप्रैल तक चल रहा है जो करीब 18,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे 16 से ज़्यादा सेक्टर्स शामिल हैं। खास बात यह है कि इसमें एआई और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए क्षेत्रों पर भी फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक्सपो एमएसएमई और युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां से वे लोकल से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल ट्रेड और ट्रेडिशन, कॉमर्स और कल्चर, इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप के बैलेंस पर आधारित है जिसे नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में आगे बढ़ाया गया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट का जिक्र करते हुए कहा कि इससे राज्य को ग्लोबल आइडेंटिटी मिली है। साथ ही गुजरात अब ग्रीन ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य ने डेवलप्ड गुजरात 2047 रोड मैप भी तैयार किया है जिसका लक्ष्य है अच्छी कमाई और बेहतर जीवन। इंडियन नेवी के लिए एक प्राउड मोमेंट सामने आया है। आईएनएस सुदर्शनी अब स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पार करके अटलांटिक ओशन में पहुंच चुका है। अब यह सुनने में सिंपल लग सकता है लेकिन इसके पीछे काफ़ी बड़ी बात छुपी है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स में से एक है जहां से होकर जहाज मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन में जाते हैं। ऐसे में इस रूट को सक्सेसफुली क्रॉस करना नेविगेशन स्किल और सीमैनशिप का बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। आईएनएस सुदर्शनी इस समय लोकेयन 26 मिशन पर है जिसका मकसद सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि इंडिया की मैरीटाइम लीगेसी को ग्लोबल लेवल पर दिखाना भी है। इस पूरे वॉयज में क्रू की रेजिलियंस और ट्रेनिंग दोनों साफ नज़र आती है, यानी यह सिर्फ एक जर्नी नहीं बल्कि इंडिया की नेवल कैपेबिलिटी और ट्रेडिशन का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है दुनिया के लिए। दुनिया भर में वार और ग्लोबल टेंशन की वजह से इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच इंडिया को लेकर एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अभी रेसिलिएंट बनी हुई है, यानी ग्लोबल स्लो डाउन के बावजूद इंडिया की ग्रोथ मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इंडिया की ग्रोथ रेट ग्लोबल एवरेज से 2 गुना से ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे डोमेस्टिक डिमांड, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी सपोर्ट। इसी वजह से जब बाकी कई देश स्लो डाउन का सामना कर रहे हैं तो इंडिया उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यानी साफ है कि ग्लोबल चैलेंजेस के बीच भी इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनी हुई है जो आगे भी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। इंडिया और साउथ कोरिया के रिश्तों को लेकर एक बड़ा डिप्लोमेटिक अपडेट सामने आया है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मयूंग 19 से 21 अप्रैल तक इंडिया के स्टेट विजिट पर आएंगे। अब स्टेट विजिट का मतलब क्या होता है ये समझिए। ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं होती बल्कि हाईएस्ट लेवल की ऑफिशियल विजिट होती है जहां दोनों देशों के बीच इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और डिस्कशंस होते हैं। इस दौरे के दौरान ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर बड़ी बातचीत हो सकती है। इंडिया और साउथ कोरिया पहले से ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स माने जाते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और डिफेंस सेक्टर में। ऐसे में यह विजिट दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का मौका दे सकती है और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी नई दिशा मिल सकती है। महाराष्ट्र के वार्धा से एक खास और भावनात्मक खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेवाग्राम आश्रम पहुंची जहां महात्मा गांधी 1936 से 1948 तक रहे थे। यह वही जगह है जहां से गांधी जी ने कई अहम फैसले लिए थे। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने बापू कुटी, आदि निवास, बाकुती और बापू का ऑफिस देखा। साथ ही उन्होंने प्रेयर मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने आश्रम परिसर में एक पौधा भी लगाया और सूत कताई यानी चरखा चलाकर गांधी जी की परंपरा को याद किया।
इस मौके पर राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद रहे। यह दौरा देश के इतिहास और गांधी जी की विरासत से जुड़ने का एक खास पल बन गया। महाराष्ट्र के वार्धा में एक खास कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाषा को लेकर एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को दूसरी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी मदर टंग कभी नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने यह बात महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी के 6th कॉन्वोकेशन में कही। राष्ट्रपति ने समझाया कि इंडिया को अगर स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट और डेवलप्ड बनना है तो उसकी नींव इंडियन लैंग्वेजेस पर ही टिकी होनी चाहिए। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी जिक्र किया और कहा कि इन इनिशिएटिव्स की वजह से देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि इंडियन लैंग्वेजेस का सम्मान करें और इंडियन नॉलेज सिस्टम को फिर से मजबूत बनाएं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वार्धा वही जगह है जहां महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और कलेलकर जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की शुरुआत की थी। यह पूरा संदेश अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहने की एक मजबूत याद दिलाता है। चाइना की इकोनॉमी को लेकर एक सरप्राइजिंग अपडेट सामने आया है। ग्लोबल टेंशन और ईरान वार के बावजूद चाइना की इकोनॉमी इस साल के पहले क्वार्टर में 5% ग्रोथ हुई है, यानी जनवरी से मार्च के बीच ग्रोथ एक्सपेक्टेड से बेहतर रही है और यह पिछले क्वार्टर के 4.5% ग्रोथ से भी ज़्यादा है। मतलब साफ है कि चाइना ने अभी तक वार के इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया है, लेकिन पिक्चर पूरी तरह पॉजिटिव भी नहीं है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने 2026 के लिए चाइना की ग्रोथ फोरकास्ट घटाकर 4.4% कर दी है। वहीं चाइना सरकार ने इस साल के लिए 4.5% से 5% ग्रोथ टारगेट रखा है, जो 1991 के बाद सबसे स्लो ग्रोथ टारगेट माना जा रहा है। यानी अभी शॉर्ट टर्म में चाइना की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ईरान वार के बीच ब्रिटेन की मिलिट्री पावर को लेकर काफ़ी सीरियस सवाल उठ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर पर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूके की डिफेंस कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई है। एक एग्जांपल समझिए, मार्च में सिप्रस में ब्रिटिश बेस पर ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन यूके को वारशिप भेजने में 3 हफ्ते तक लग गए, जबकि फ्रांस, ग्रीस और इटली कुछ ही दिनों में शिप्स भेज चुके थे। अब नंबर्स देखिए, रॉयल नेवी में पहले 62,000 पर्सनल और करीब 50 शिप्स थे, आज सिर्फ 38,000 पर्सनल और 13 शिप्स रह गए हैं। एयरफोर्स में भी पहले 700 एयरक्राफ्ट थे, अब सिर्फ 150 जेट्स हैं। आर्मी की स्ट्रेंथ 148,000 से घटकर 74,000 रह गई है और टैंक्स भी 1200 से घटकर करीब 150 रह गए हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टॉयज मतलब खिलौना तक कह दिया। हालांकि स्टारमर का कहना है कि कोल्ड वार के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि यूके की मिलिट्री अब पहले जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। ईरान वार को लेकर अब एक पॉजिटिव सिग्नल सामने आ रहा है। खबर है कि वार खत्म होने की उम्मीद बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की मेडिटेशन में कुछ स्टिकी इशूज पर प्रोग्रेस हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे ताकि टॉक्स को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि ईरान ने साफ कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। इस वार का असर कितना बड़ा है यह भी समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% ऑयल और गैस गुजरता है, उसके बंद होने से ऑयल प्राइसेज में बड़ा झटका आया है और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक भी डाउनग्रेड कर दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर डील होती है तो यह रूट फिर से खुल सकता है। लेबनान में भी सीज फायर की बात चल रही है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बना हुआ है। यूएस ने ईरान से 20 साल न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने का प्रपोजल दिया, जबकि ईरान 3 से 5 साल के पॉज पर राजी है। सैंक्शंस हटाने और यूरेनियम इशू पर अभी डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। फिलहाल दोनों पक्ष बातचीत जारी रखने को तैयार हैं और उम्मीद है कि सीज फायर आगे बढ़ सकता है। अब नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह बातचीत एग्रीमेंट तक पहुँचती है या नहीं। ईरान वार के बीच अब अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। यूएस ने साफ वार्निंग दी है कि जो भी देश ईरान का ऑयल खरीदेगा उस पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर किसी देश के बैंक्स में ईरान का पैसा पाया गया तो उन पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अब इसका सबसे बड़ा असर चाइना पर पड़ सकता है, क्योंकि चाइना ईरान के ऑयल का 80% से ज़्यादा हिस्सा खरीदता रहा है। यूएस का मानना है कि इस ब्लॉकेड के बाद चाइना फिलहाल ऑयल खरीदना रोक सकता है। साथ ही अमेरिका ने 2 चाइनीज बैंक्स को भी वार्निंग दी है कि अगर उनके अकाउंट्स में ईरान का पैसा मिला तो एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, यूएस ने ईरान के ऑयल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर भी कई लोगों, कंपनीज और शिप्स पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। पहले 31 दिन की छूट दी गई थी, जिससे करीब 140 मिलियन बैरल्स ऑयल मार्केट में आया था, लेकिन अब यह छूट भी खत्म कर दी गई है। यानी साफ है, अमेरिका अब ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी पूरी ताकत से लागू कर रहा है, जिसका असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है।
आज गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में फिर से हलचल देखने को मिल रही है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसकी कीमत करीब 15,700 से 15,900 रुपये प्रति ग्राम चल रही है। यानी अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदते हैं तो इसकी कीमत लगभग 1,57,000 से 1,59,000 रुपये के बीच पड़ेगी। अगर सिल्वर यानी चांदी की बात करें तो आज चांदी का रेट करीब 260 से 275 रुपये प्रति ग्राम है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,60,000 से 2,75,000 रुपये के बीच ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।